विदेश नीति पे आते हैं डॉक्टर साहब। विदेश नीति में अगर हम देखें, अक्षय कपूर जी से मैं इसको लूंगा कि जो रसिया और यूक्रेन के वार में जो भारत पर एक प्रेशर अमेरिका डाल रहा था, फ्रांस डाल रहा था, ये सब डाल रहे थे कि आप रसिया से ईंधन ना लें, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने बहुत ही मजबूती के साथ इसको रखा और इस संसद में भी रखा कि हम अपने नागरिकों के हित के लिए जो भी होगा वो करेंगे। वेस्ट हमें ना सिखाए। हम जितना महीने भर में तेल ले रहे हैं आप एक एक दिन में ले लेते हो, इसलिए आप मुझे ना सिखाओ। तो एक लेवल पे जहां वो अमेरिका और यूरोप के साथ आंख से आंख मिलाकर भारत बात कर रहा है, वहीं अगर हम कतर जैसे छोटे से देश पे देखते हैं, वहां भारत अपनी पूरी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता हुआ दिखता है। और कतर के समक्ष कतर जो है वो हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुला लेता है, पूछताछ करता है, वो गाइड देता है। और भारत की सरकार या भारत की जो सरकार जिस पार्टी की भाजपा, वो आनन फानन में कतर के दबाव में अपने एक प्रवक्ता को फेंक देती है। उसके बाद हम फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, उसमें आप देखिए कि भारत का जो भगोड़ा घोषित है जाकिर नायक वहां मंच पर जाता है, फिर भी हम उपराष्ट्रपति को भेज देते हैं, हम विरोध तक दर्ज नहीं करा पाते। तो ये जो डोल्ड्रम देख रहे हैं विदेश नीति में, ये किस तरह से है कि यूरोप अमेरिका से तो हम आंख मिला के बात कर रहे हैं और कतर से हम दब रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं अक्षय कपूर जी? देखिए, अगर मैं आपसे सच बताऊं तो इसके लिए इसका कारण एक ही है, मानसिक जिमिफिकेशन। मानसिक रूप से जो स्पेशली जो करंट भारतीय सरकार है और उसके जो फिलोसॉफिकल गुरु हैं, जो संघ है, वो मानसिक रूप से इस्लाम के सामने घुटने टेक चुका है। उस केवल घुटने ही नहीं टेक चुका है, वो मानसिक रूप से उसको ऑलमोस्ट कबूल कर चुका है। वो इस्लाम के सामने घुटने भी टेक चुका है, पर उसको कबूल भी कर चुका है। उसको अच्छा लगता है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसको अच्छा लगता है। और इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, जिम्मी। ये मन से जिम्मी बन चुके हैं। और थोड़ा बहुत उनको लगता होगा कि जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो भी शायद इससे खुश हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, इनको सनातन धर्म से इनको थोड़ी सी घृणा भी है, मैं ये ओपनली कहूंगा। तो दो चीजें हैं, सनातन धर्म से थोड़ी बहुत घृणा और अपना एक नया रिलीजन स्टार्ट करने की कोशिश, और दूसरे से मानसिक रूप से ये लोग जिम्मी बन चुके हैं और ये ऑलमोस्ट इस्लाम को कबूल भी कर चुके हैं। इसका और कोई रीजन है ही नहीं इसका। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को। मेरे को पता नहीं आपके दर्शकों में से कितनों को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से, और इसका नुपुर शर्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसके बहुत बाद हुआ। इंडियन नेवी के 5 रिटायर्ड वेटरन्स, सब हिंदू, और उनके रैंक कैप्टन से कमांडर से लेफ्टिनेंट कमांडर तक हैं, कतर की कस्टडी में है, जेल में है पिछले 6-7 महीने से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही है उसके बारे में, शोर भी नहीं मच रहा, कोई किसी की बात नहीं कर रहा। 5 आपके वेटरन्स जेल में हैं, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है कतर में। वो उनके जैसे उन्होंने हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुलाए थे, वैसे ये दूतावास के अधिकारियों को भी बुला के पूछ नहीं कुछ कह पा रहे हैं। नहीं, आप बुला भी लीजिए, थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर देंगे, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बुलाने से क्या होता है? आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ी चीजें कट करनी पड़ेंगी। उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको अपनी अगर आप बुलाते हैं आईएमए एनडीए में, मत बुलाइए। ये मैं बांग्लादेश के लिए भी कहता हूं, अपने दूतावास का जो लेवल है उनके साथ कम करिए। कतार एक ग्लोबल टेररिस्ट है, कतार एक ग्लोबल टेररिस्ट है। कतार, सब लोग ओपनली कहते हैं। देखिए, आप ये देखिए कि जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो बनता है कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन से, और ओमान भी है उसमें, ये 5 देश हैं उसमें, वो सब कतार को टेररिस्ट कहते हैं, सऊदी अरेबिया तक भी कहते हैं। तो बैन भी ये लगा चुका है, वो तो बैन भी लगा चुका था। सऊदी अरब ने तो बैन भी लगाया था हाँ सारे हाँ, बहुत कुछ लगाया है, बहुत कुछ लगाया है। पर अगर आप ये करना चाहते हैं, और अगर आपको बस यही दिखता है कि मोमेंट आपके सामने कोई भी इस्लामिक चीज सामने आ जाए और आप उसके सामने घुटने देखना चाहते हैं, सिर्फ घुटने टेकना नहीं, आप उनको मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसका आपकी मानसिक प्रॉब्लम का कोई इलाज है नहीं। मानसिक प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं होता।
इसका जो सेकेंड पार्ट है विदेश नीति का, वो मैं डॉक्टर साहब से लूंगा कि डॉक्टर साहब, जब कतार पे तो अक्षय कपूर जी ने कहा कि मानसिक रूप से जो संघ है भाजपा है वो इस्लाम के आगे सरेंडर कर चुका है, जो दिख रहा है, और ये कतर वाली सूद में साफ दिखा। परंतु वहीं वो यूरोप और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, खासकर जो यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई हो रही है, और वहां भारत ने वर्ल्ड में ईंधन में काफी कुछ गेन भी किया है, ये भी सूचना आ रही है, वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर थी। और ये भी देखा जा रहा है कि रूबल और रुपए में भी शायद कोई जो है व्यापार करने की बात हो रही है। तो इस हिस्से को आप कैसे देखते हैं, जो यूरोप और अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति किस लेवल पे चल रही है? संदीप जी, यूरोप और चीन, चाहे जापान और उधर अमेरिका, रूस एक दूसरा पोल है, तो इनके एग्जैक्टली इनके साथ भारतीय सरकार का क्या रिलेशन है, वो उनको वास्तव में आंख तरेर के नेगेट कर पाते हैं या नहीं, ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है अंदर की बातें। हम लोग तो बस ट्रांसपोलेट कर रहे हैं जो कि हमारे पास छन छन के खबरें आती हैं। जैसे संसद में बयान था उनका, विदेश मंत्री का, वो तो कोई भी बयान दे सकते हैं। उन्होंने तो आज तक चीन के ऊपर भी इतना सब कुछ हो गया, लद्दाख में और तवांग में और डोकलाम में, उस पर भी कभी खुल के सीधे एक्सेप्टेंस वाली चीजें नहीं हुई हैं। तो इनके वक्तव्यों पे किसी भी सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, और वो भी वोट की राजनीति से प्रेरित हैं कि कैसे चुनाव में उसका नफा नुकसान होगा, उस अनुसार बोलते हैं। अमेरिका से क्या हुआ, रूस से क्या हुआ, इनका अगर आईटी सेल के अनुसार चले तो परमाणु युद्ध इन्होंने रुकवा दिया है। तो हाँ, ये बात है। तो बस अब परमाणु युद्ध, जेलेंस्की इनकी पूजा करता है, उधर पुतिन इनसे डायरेक्शन लेता है, और ऋषि सुनाक भी इनसे डायरेक्शन लेता है, और बिडेन इनकी बात मानता है, मैक्रोन इनकी बात मानता है। ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब मोदी जी अपना एक उंगली उठाते हैं तो सब शांत होकर उधर ही उसी दिशा में बैठ के उनकी बात मानते हैं। क्या एग्जैक्टली चल रहा है, चल नहीं, लेकिन कतर इज एन एग्जाम्पल। कतर इतना छोटा सा देश है, जिम्मीट्यूड एक उसका कारण हो सकता है और होगा भी, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कतर में ऐसा क्या है जो इनकी नब्ज दबाए है? और भी कई मुस्लिम देश हैं, कतर में ऐसा कुछ क्या है जो इनकी नब्ज पूरी तरह से दबी हुई है? कुछ तो है वहां। मे बी कतर इज अ फ्रंट स्टेट ऑफ सीआईए। सब जानते हैं कि सीआईए जो है कतर को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। तो अगर ऐसा है तो ये भी कहना उचित नहीं होगा कि अमेरिका और वाइट ग्लोबलिस्ट को ये अपना ठेंगा दिखा देते हैं। तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पश्चिमी देशों के सामने ये तन के खड़े रहते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाना, उनकी बातें मानना, उनसे डेलिब्रेट करना, ये सब चीज अपने आप में बताता है कि ये उनके सामने अपने घुटने टेकते हैं, क्योंकि जब तक आप उनके अनुसार चलेंगे नहीं, वहां आप जा नहीं सकते। दावोस में आप क्या करने जाते हो? आप किस उद्देश्य से जाते हैं? उसका कोई तो कारण होगा। वो प्रपंच क्या है जो आप और हम नहीं जानते हैं? तो ये कहना कि वहां वो तन के खड़े रहते हैं और यहाँ इनसे दबे हैं, मुझे लग रहा है ये हर व्यक्ति से दब जाते हैं। ये सब कहने की मिथ्या, जो हर तरह से ये भ्रामक प्रचार किया जाता है कि उनके सामने जो है हम एकदम तन के खड़े हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम इरेक्ट है। मैं उस बात को नहीं मानता। उसके एग्जाम्पल दीजिए ना कि भाई क्या ऐसा था कि उन्होंने कहा और हमने नहीं माना। आपने रूबल की ट्रेड की बात की, वो तो ईरान भी करना है, कुछ और देश भी कर रहे हैं, और खासकर पोस्ट यूक्रेन पीरियड में कई लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि रूस भी एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और चीन भी एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है लगभग हर देश का। तो जहां इस प्रकार की बात आएगी, कई देश उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम और आप खैर इतने विशेषज्ञ हैं भी नहीं, लेकिन जो जितना दिख रहा है, कतर इज एन एग्जाम्पल कि इवन अ स्मॉल फ्लाई इज एबल टू बेंड a Vishwaguru, an emerging superpower,
अ वर्ल्ड पावर जो कि पूरे विश्व को हिलाता है। तो या तो वो चीज गलत है या ये गलत है। अक्षय जी कुछ कह रहे थे। हाँ, देखिए कतर का जो मैं कतर थोड़ा बात करना चाहूंगा। देखिए अगर आप नुपुर शर्मा जी का केस लें, तो अगर आप यूएई का रिएक्शन देखें या सऊदी का रिएक्शन देखें, उनका रिएक्शन कतर के बाद आया था। कतर के मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद, पहले नहीं आया था उनका कोई रिएक्शन। और जब कतर फर्स्ट की रिएक्शन रिएक्शन कतर बदल का गया। ही था। हाँ, और उनका फर्स्ट रिएक्शन रिएक्शन भी कतर का ही था। ज्यादा मेलोड हाँ, डाउन था कंपेयर टू हाँ, कतर। एग्जैक्टली, मेलोड डाउन था। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो ये इस्लाम की इशू भी इतना नहीं है। मैं आपको सब जो मेन मुद्दा है इसमें है, ये है स्पेसिफिकली इस केस में धिम्मीफाई तो हो चुके हैं, उनको इस्लाम भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं इसका एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कारण था। उसका डोमेस्टिक कारण ये था कि संघ और बीजेपी ये नहीं चाहते थे कि जो काशी विश्वनाथ का केस है वो आगे बढ़े। ये उन्होंने ओपनली बोला है। ये संघ के जो प्रमुख हैं भागवत, उन्होंने ओपनली बोला है कि हर मंदिर हाँ के नीचे, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत देखिए। तो बेसिकली क्या हुआ था उस समय में, अगर आप लोग सोचें, उस समय में एक मूवमेंट बनने वाली थी। ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक फीलिंग थी वो शायद ऑलमोस्ट पूरी तरह से तो नहीं, पर शायद 80% उस लेवल पर चली गई थी जब जहां राम मंदिर की मूवमेंट की फीलिंग गई हो। बहुत सारे लोग थे ऐसे जो मेरे को फोन करके कहते थे, जो रीजनेबली मिड लेवल लोग हैं संघ में, गुड वन, और जो दुखी थे संघ से, मेरे को फोन करके एक ने बोला कि देखो अगर इन्होंने काशी विश्वनाथ करा दिया तो इनको माफ कर देंगे। मैंने भी बोला हाँ कर देंगे। पर आप देखिए क्या हुआ, उन्होंने ये केस ऊपर का लिया और पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ का जो केस था वो सब ठप बंद करा दिया। और मेरे ख्याल से ये रीजन था, एक डोमेस्टिक हाँ रीजन था कि वो काशी विश्वनाथ को बंद कराना चाहते थे, उस इशू को बंद कराना चाहते थे। कतर आ गया और उनको शायद उससे थोड़ी सपोर्ट मिली और ये हुआ। एक आपके एक इस बयान अधिवक्ता को, है, आपके एक इस अधिवक्ता बयान है को संघ के। डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए, आपके इस बयान को, अक्षय जी के इस बयान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सपोर्ट करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा काशी विश्वनाथ इशू पर कि केंद्र और राज्य सरकार इसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं है, और 1 to 97 जो पूरे क्लॉज उस सब में नो कमेंट लिख लिख के भेज रहे हैं। यानी केंद्र और राज्य से जब भी वो जवाब मांगता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मामले को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। ये आपकी बात को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी से आता है। जी डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं एक चीज, शिल्पी जी, जस्ट एक चीज देखिए, और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि संघ चाहता है कि वो पूरा का पूरा चीज कंट्रोल करें। और ये जो काशी विश्वनाथ का हो रहा था, ये ग्राउंड अप हिंदू जो भक्त थे वो कर रहे थे। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ऊपर लेवल में वहां बातें हुई हैं, वार्ताएं हुई हैं कि इसको बंद कराओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिना ये करने की, क्योंकि राम मंदिर को भी वो नहीं चाहते थे, पर वो मूवमेंट बन गई क्योंकि बीजेपी का उसमें थोड़ा सा वो पॉलिटिकल था। तो ये एकदम ग्राउंड अप मूवमेंट थी, और वो उसको बंद उन्होंने इसलिए कराया क्योंकि वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, और उनके बिना, उनके हुक्म के बिना कोई भी चीज ना हो, ये रोकना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक अधिवक्ता हैं जो इससे डीपली जुड़े हुए हैं, और वो राम मंदिर से भी डीपली जुड़े हुए हैं थे, और काशी में भी हैं और मथुरा में भी हैं। जैन साहब नहीं, एक दूसरे। तो उनसे मेरी बात हुई, उनके घर में बात हुई, और उनका साफ कहना था कि इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है, और अगर चुनावी फायदा होगा तो हो सकता है ताला खुलने टाइप की, जैसे राम मंदिर का ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने शाहबानो केस को मंकी बैलेंस करने के लिए 88 में, उस तरह का कुछ शगुफा ये कर सकते हैं 2024 से पहले, तब तक नहीं। इसलिए ये इसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ढीला करेंगे, देरी करेंगे। और ये बात सही है, नंबर एक, संघ जो है उसमें शक्तिहीन है, वो एकदम पहले भी था, लेकिन पहले विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी के अंदर जो उसने एक ऊर्जा पैदा की थी, इट वाज अनपैरेलल्ड, और संघ उस चीज को पचा नहीं पाया तब भी, और आज भी नहीं पचा सकता है। तो इसलिए मोहन भागवत ने साफ कहा था कि वो मूवमेंट भी हम पे थोपा गया था, हम उसमें जाना नहीं चाहते थे। हाँ बोला। अंदरूनी बैठक में तो अशोक सिंघल ने एक तरफा ऐलान कर दिया था
अंदरूनी जो बैठक होती है कि हम इसको करेंगे। अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो ये पीछे इनके क्या करते, दे वर बाउंड। तो इसलिए ये नंबर एक शक्तिहीन तो है ही, चाहते भी नहीं है, और इनके पास वो रिसोर्सेज भी अब नहीं है, वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि ये उस तरह का मूवमेंट खड़ा कर सकें। और एक जेलसी का जो फीलिंग होती है वो तो है ही, कि कोई और कुछ ना कर सके, अगर कोई और कुछ करे तो अड़ंगी मार दो। ये तो एक सामान्य राजनैतिक और वो सब जो कॉम्पिटिटिव इवेंजलिस्ट में भी ये सब होता है कि प्रोटेस्टेंट उसको करेगा, बैप्टिस्ट उसको करेगा, इसी तरह से ये भी है कि अगर हम इनको हिंदूवादी भी मान ले तो ये नहीं चाहते कि कोई और हिंदू संगठन प्रॉप अप हो, खड़ा हो, क्योंकि देन इट विल चैलेंज देयर सुप्रीमेसी। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये जो है मूवमेंट, ये स्टाइमी कर दिया गया है, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। तो अब ये ठंडे बस्ते में है, हो सकता है ईश्वर की माया हो, कृपा हो, तो ये फिर काल के खंड के कारण कुछ ना कुछ फिर से बने, लेकिन अभी इसमें अब कुछ भी ऊर्जा नहीं बची है, ये गया। भोजशाला के समय बात हुई थी, कुतुब मीनार की बात हुई थी, मथुरा की बात हुई थी, वो सब ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, इसमें एक आपको ध्यान होगा, जो विष्णु जैन जी काशी विश्वनाथ में हैं, उनको पैनल में केंद्र ने शामिल किया, और जिसके बाद से भाजपा का आईटीसीएल और मास्टर स्ट्रोक का एक धारा जो है, उसने कहा कि देखो जो लोग सवाल उठा रहे थे, देखिए जिसने काशी पे काम किया उसको भाजपा ने अपने पैनल में जगह दिया है, हमने इसको इंडोर्स किया है। इसको किस रूप में देखते हैं? उससे क्या, देखिए जो होता है ना कि वो पुडिंग जो है, द प्रूफ, ये पुडिंग में, तो वो वही वाली बात है। इन्होंने उसको पैनल में शामिल किया। हाँ, तो बस वो पुडिंग जब बन गई है, उसका स्वाद जो भी है, तो अब वो आप खा के देख लीजिए, आपके सामने है। मास्टर स्ट्रोक वादी तो कुछ भी कहते रहेंगे उस समय, आज हुआ। हाँ, मैंने कहा ये अब्बासी को पिछले 8-10 साल से गिलगिट हुंजा स्कार्दू को भारत के हर 6 महीने में जो झोली में डाल रहे हैं, हर 6 महीने में। तो ये अब ये भी शिगुफा चल रहा है। अक्षय जी से मैं, चूंकि विदेश नीति पे ही ये चल रहा है सारा, पाकिस्तान और चाइना के प्रति भारत की विदेश नीति कैसी रही, और दोनों को, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट बहुत सारे मुद्दे हैं अभी पड़े हुए 22 के, तो पाकिस्तान और चाइना के प्रति आप कैसा देखते हैं भारत की विदेश नीति को? देखिए, जो पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति है वो बेसिकली स्टेटस को की है अभी, ठीक है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया। एक चीज हुई है, एलसी पे सीज फायर हुई है, वो एक मेजर चीज हुई है, और उस सीज फायर से पाकिस्तान को, ये पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं, पाकिस्तान को मेरे हिसाब से एक पूरी डिवीजन 15,000 ट्रूप्स वो डिसंगेज करके वहां से उन्होंने अफगानिस्तान भेजे, जहां, और वहां फिर तालिबान की सरकार लाने में उन्होंने काफी मदद की। तो पाकिस्तान में कोई मेजर इशू नहीं है, बट पाकिस्तान में जो मेन चीज हो रही है वो है कि हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली ये केस देखा था, एक श्रीमती भील है, एक माँ है, 4 बच्चों की माँ थी, उनका रेप करके उनका गला काट के, उनकी ब्रेस्ट काट के, उनके फेस से पूरी की पूरी स्किन निकाल दी गई, और उनका जो स्केलेटन है वो दिखाया। तो ये केसेस बहुत गति पकड़े हैं पाकिस्तान में, और इस पे हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई कुछ नहीं किया, हमने सीए लागू नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट थोड़े हिंदू यहां से बाहर वापस गए हैं। तो पाकिस्तान विदेश नीति में कोई चेंज नहीं है, जो 1 साल पहली थी विदेश नीति, 1 साल वही है, देयर इज नो डिफरेंस। जहां चीन का सवाल है, वहां भी कोई मेजर चेंज नहीं है विदेश नीति में, जो 1 साल पहले थी वो भी अभी है। इस पे हमारी पिछली बार हमारे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था चीन पे, और मेन इशू उसमें ये है कि अभी भी जो आपकी क्लेम लाइंस हैं, आपकी क्लेम लाइन के अंदर चीनी आके लद्दाख के एरिया में वो अपनी 1959 वाली क्लेम लाइन पा चुके हैं। जो वो चाहते थे, जो उनका लक्ष्य था, वो अपना लद्दाख एरिया में वो लक्ष्य पा चुके हैं।
तो आप उसको डिबेट कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल से 24 या 25 के करीब डिस्कशंस हुए हैं कोर कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स के बीच में, और अपना ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी वो चलते रहते हैं। तो कोई मेजर चेंज नहीं है, स्टेटस को। एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था बलूचिस्तान के बारे में, और कई साल हो गए उसको। उस बलूचिस्तान में भी कोई इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं भारत की विदेश नीति में? कहीं कुछ बलूचिस्तान है, या फिर सिर्फ वो एक जुमला ही था जो लाल किला से बोल दिया गया? देखिए, अगेन जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर अगर आप किसी चीज का स्वाद जानना चाहते हैं तो उसको खाना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमने बलूचिस्तान के लिए की है? क्या हमने बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली? हमने नहीं किया। क्या हमने उनकी एक कोई बालोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में बनाई है? नहीं बनाई। तो हमने किया क्या है? देखिए, क्या पाकिस्तान एक एब में है, एकदम गिरी स्टेटस में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा गिरी स्थिति और क्या हो सकती है कि भारत उसको हर तरह से छिन्न एकदम कर दे। लेकिन भारत ने नहीं किया। आपको क्या चाहिए? इकोनॉमी एकदम बर्बाद है, उसके सोशल जितनी स्टेबिलिटी है वो बर्बाद है, उसकी पॉलिटी बर्बाद है, उसके जो बॉर्डर्स हैं टोटली इनसिक्योर हैं, कहीं बलूच कहीं पख्तून, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन भारत उस चीज को नंबर एक तो करना नहीं चाहता। नंबर 2, मान लीजिए कर ले, कल को पाकिस्तान टूटता है, पाकिस्तान में हाराकीरी होती है, कुछ इधर से उधर मास स्लॉटर होते हैं आपस में लोग, क्योंकि वो तो करेंगे फिर इधर उधर जो भी उपद्रव होगा। तो भारत के पास क्या कंटिजेंसी प्लान है? मान लीजिए 3 लाख लोग बॉर्डर में घुसने के लिए खड़े हो गए, आ गए, भारत सरकार क्या कर लेगी और क्या उसकी रिस्पॉन्स रहेगी? बलोच आएंगे, पीओके सब पीओके को खा लेंगे, कर लेंगे, हम तो पीओके लेके जाएंगे। संसद से लेके बाहर तक सब बोल रहे हैं, मंत्री से लेके संतरी तक सब यही अपने बयानबाजी कर रहे हैं। आईटी सेल उसमें लगा हुआ है पीओके के पीछे। लेकिन पीओके, आप कश्मीर संभाल नहीं पा रहे, 50 लाख कश्मीरी, और आप सोचते हो कि 40-50 लाख मीरपुरी जो 10 गुना और रेडिकलाइज्ड हैं। पूरा इंग्लैंड का और इधर का जितना भी सबसे घटिया वर्ग है वो मीरपुरी हैं, मुजफ्फराबाद वाले। और आप सोच रहे हो आप उनको अंदर ले लेंगे क्योंकि किसी एक मीरपुरी ने अभी मुजफ्फराबाद में बोल दिया हम भारत के, तो बस उसी में हमारा जो है मानसिक स्खलन हो गया खुशी के मारे। तो ये तो स्थिति है। अगर भारत सरकार वास्तव में पाकिस्तान जो कि एक शत्रु देश है और उसको तोड़ देना चाहिए, उसको बर्बाद कर देना चाहिए, शत्रु को सीधे तौर पे, ऐसे मैं तो बोल रहा हूं कि उसको रहने का कोई हक नहीं है इस तरह के दुष्ट राष्ट्र को, दुष्ट समाज को। तो अगर उसको तोड़ना था, उसको सही करना था, तो भारत के पास, इंडिया हैज हैड प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लास्ट 4 और 5 6 ईयर्स। जब ट्रंप था उस समय नहीं किए, तो अब बिडेन के रहते कर लें तो नहीं कर सकते। ये चीन की जहां तक स्थिति है, आपने ट्रेड एक्सेसिव है, कुछ लोग बोलते हैं हमने टॉयज बंद कर दिए तो उससे क्या फर्क पड़ा, दूसरे ट्रेड, ये जवाब देते हैं। ये हमारे सुधांशु त्रिवेदी जैसे महान लोग जवाब देते हैं कि हमने टॉयज लेना बंद कर दिया है, अब हमारे यहाँ खुद के टॉयज हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी एक बार टॉयज पे बात की थी तो हमने टॉयज लेना बंद कर दिया। टॉयज नहीं तो दूसरी चीज आप ले रहे हो। मुख्य चीज ये है कि चीन को आप पैसा दे रहे हो ना, ट्रेड का जो उसके तरफ बैलेंस है वो तो बढ़ गया है, तो लेकिन उस सब पे कोई कार्य नहीं हुआ। आपने टिकटॉक बंद किया तो उससे क्या फर्क पड़ा अल्टीमेटली? ठीक है, अच्छा कार्य किया, लेकिन ना फॉलो अप है, ना दूसरे फ्लैंग्स आपने कवर किए हैं। डोकलाम में वही स्थिति है, उस पर खूब इन्होंने राजनीतिक लाभ उठाया कि डोकलाम पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने जो है चीन की आंख में आंख डाल के उसको पीछे हटने को विवश कर दिया। पर वो तो बिल्कुल असत्य, वही पुडिंग और ईटिंग वाली स्थिति है। जब आपने आज 1 साल बाद खा रहे हो तो पता रहे वो तो सड़ी हुई पुडिंग थी। चीन वहां हटा हो, चाहे 10 दिन के लिए हटाओ, लेकिन आज तो वहां पूरे अच्छे से प्रतिष्ठित है, पूरे अच्छे से। मुझे नहीं पता भारतीय सैनिक इस समय वहां डोकलाम ट्राई जंक्शन पे हैं नहीं है, कहाँ है क्या है, लेकिन चीनी तो वहां डटे हुए हैं।
पूर्वी लद्दाख का तो अक्षय जी ने सब बताया ही है। कैलाश आप गए, वापस सड़क के आ गए। गोगरा हॉट स्प्रिंग की तो कोई बात ही नहीं है। बॉटल नेक आपके हाथ से जा चुका है, जो 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर है, जो अभी 4 साल पहले सीमा के भारत की परिधि, जो एक्चुअल कंट्रोल है उसके भारत की परिधि में आता था, वो 10, 20, 30 किलोमीटर आप छोड़ चुके हो, खाली कर चुके हो। और उसी पे आप बात पे बात, जैसे तारीख पे तारीख, वो जो एक बहुत पुराना एक फिल्मी डायलॉग है, तारीख पे तारीख, वही चल रही है, तारीख पे तारीख। वार्ता हो रहे हैं, वार्ता होते रहेंगे। तो इनकी स्थिति नेहरू जैसी है पूरी तरह से, लेकिन नेहरू की स्थिति कम से कम भारतीय लोग जान तो पाए थे, उसको क्रिटिसाइज कर पाए थे। ये तो उस तथ्य को भी सामने लाने में एकदम संकुचित हैं, और बेशर्मों के जैसे ये लोग उसको छिपाते हैं। नेहरू का तो कम से कम 2-4 मंत्री थे जो कि उसका अपोजिशन किया पार्लियामेंट में, जैसे त्यागी थे। यहां तो इनके नीचे से लेके ऊपर तक इसको मास्टर स्ट्रोक, और तुम क्या जानो मोदी जी अंदर क्या क्या कर रहे हैं। तो झूठ फरेब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, जैसे क्लास का जो स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट चीटिंग करता है, वैसे ही ये ऐसे राजनीतिज्ञ हैं अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की मिथ्या गढ़ते हैं और फिर हमला करते हैं अगर कोई सच बोलने का प्रयास करे तो। बाकी बलूचिस्तान में इतना अच्छा मौका है, आप करो उसको और बर्बाद करो, और साथ में आप अपने लॉज ऐसे रखो कि कोई इधर से उधर आ नहीं सके। शूट एट साइट होना चाहिए बॉर्डर पे, जस्ट शूट हुएवर का, आपके अंदर कोई नहीं आएगा। लेकिन आप तो रोहिंग्या को नहीं रोक पाते, पाकिस्तानी को क्या रोकेंगे आप? तो एक डीएनए वाले सबको प्रेम करने लगोगे। इसी पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप दोनों लोग इसको जवाब दें बारी बारी से, कि जो अफगानिस्तान में अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अफगानिस्तान से काफी सारे लोग ईरान में घुसे और ईरान ने उनको डिपोर्ट किया है, 40-50 हजार अफगानियों को डिपोर्ट किया है। तुर्की जो स्वयं को इस्लामिक खलीफा एक तरह से घोषित कर रहा है, उसने भी करीब 40-44 हजार अफगानियों को डिपोर्ट किया है अफगानिस्तान में। बांग्लादेश चीन की मदद ले रहा है रोहिंग्याओं को म्यांमार में भेजने में। लेकिन भारत में सीए की नियमावली अभी तक लागू नहीं हुई है। बांग्लादेश के हिंदू संगठन कहते हैं कि हमारा जो इतना उत्पीड़न हो रहा है, यदि भारत की सरकार कुछ बोल देती, हमारे पक्ष में कुछ कह देती, तो हम लोगों का उत्पीड़न थोड़ा कम होता। उल्टा विदेश मंत्रालय का बयान आया था कि ये मामूली बातें हैं, जब हिंदुओं पे हमला हुआ था, कि मामूली बातें हैं, इसको इतना तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ रोहिंग्याओं के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जो है घोषणा करते कि हमने बक्करवाला में हम फ्लैट देने जा रहे हैं। तो ये किस तरह की विदेश नीति है? ऐसी क्या व्यवस्था है इनकी? देखिए, ये व्यवस्था देखिए अगेन ये आइडियोलॉजी है। और यहां मैं थोड़ा सा शिल्पी जी से मैं सहमत नहीं हूं। इन्होंने जब संघ की बात की, इतने बड़े इलेक्शंस नहीं जीतती और इतना बड़ा चेंज नहीं करती सोसाइटी में। क्या चेंज किया उन्होंने ये चेंज किया है कि जो सनातन धर्म का, जो हम अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको आप पूजना बंद कर दीजिए। उन्होंने ओपनली बोला है। और आपके मंदिर तोड़ रहे हैं, काशी में देखिए आप क्या हो रहा है। आपके घाटों को उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस बना दी है। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और वो काम कर रही है जो वो करना चाहते हैं। पर हमारे से ये गलती हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो काम क्या करना चाहते हैं। और अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुने तो आपको बड़ा क्लियर है वो क्या काम करना चाहते हैं। वो बेसिकली सनातन धर्म को हटा के एक नया रिलीजन लाना चाहते हैं, जिनके भगवान वो लोग खुद होंगे, और मोदी जी को उसको ऑलरेडी भगवान बना दिया है। तो अगर आप उसके अंतर्गत देखें, तो रोहिंग्याओं को क्यों ये डिपोर्ट करेंगे? देखिए, आप सोच रहे हैं, शिल्पी जी सोच रहे हैं कि इनको रोहिंग्या को डिपोर्ट करना चाहिए। आप उनके मन में जाके देखिए कि अगर उनको इस्लाम से प्यार है तो रोहिंग्या को नहीं डिपोर्ट करेंगे ना। तो ये जो हमने चश्मे डाले हुए हैं, हमने अपनी नजर से हम उनको देख रहे हैं कि वो लोग तिलक लगा के बात करते हैं तो शायद वो समझते हैं कि इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है और शायद वो हिंदुओं को करना चाहते हैं। पर आप उनके खुद के स्टेटमेंट्स देखिए, उनकी खुद की राइटिंग्स देखिए, उनके खुद की किताबें पढ़िए और उन खुद के एक्शंस देखिए। वो बेसिकली सनातन धर्म को हटाकर एक नया रिलीजन बनाना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, उनको बहुत सहानुभूति है इस्लाम से, नहीं तो ये नहीं करते। आप मेरे को एक चीज बताइए, पाकिस्तान से बड़े बड़े सारे हिंदू आए हुए हैं। शिल्पी जी जानते हैं, शिल्पी जी की संस्थाएं हैं जो उनके साथ काम करती हैं। मैंने भी थोड़ा सपोर्ट किया हुआ है उनको सालों भर। शिल्पी जी बताएंगे आपको।
वो उनको तो ना आपने सिटीजनशिप दी, क्यों, डिस्पाइट कि आपके लॉ बुक में सीए है। सीए की गैजेट नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में हो चुकी है, प्रेसिडेंशियल असेंट 2019 दिसंबर में आ चुका है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। फिर भी 3 साल में आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपने इसलिए उसको इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि आपके जो विचारधारा है वो उसके अगेंस्ट है। तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये मूल बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जब तक हम ये मूल बात नहीं समझेंगे, मेरे हिसाब से हम सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो पाकिस्तानी हिंदू हैं जो भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको तो आप इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं देते। आप उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं तक नहीं देते, और इन लोगों को आप देते हैं बड़े बड़े मकान, फ्लैट। तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये उनकी पॉलिसी है क्योंकि उनका दिल उनके साथ है, और ये हमको समझना चाहिए। इस पे डॉक्टर साहब आपका क्या मत है कि अभी तक सीए क्यों नहीं लागू हो रहा? बांग्लादेश में हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है, ये आवाज तक नहीं उठाते, कहते हैं ये मामूली बात है, इसको ज्यादा तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। वो सही है, वैचारिक रूप से आप सोच रहे हैं, पर वैचारिक रूप से ये उनके एजेंडा में नहीं है। सीधी बात है। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए हैं सरकार में, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के थ्रू और हम लोगों के लोग बांग्लादेश जाते थे, वहां से आए तो वहां लोगों के लिए काम करते थे। और रोहिंग्याओं ने जब उत्पात मचाया है वहां आराकान में, अगस्त 2017 में, 17 या 18 था जब वो जीनोसाइड की 800,000 हिंदुओं की हत्या की थी वहां, तो उस समय भी लोग गए थे। तो वहां का ग्राउंड सिचुएशन बांग्लादेश का ये, और अभी आप वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज के पोस्ट देखिए, पढ़िए, तो कोई भी अगर मुस्लिम है तो उसको तुरंत वीसा मिलता है। कोई अगर हिंदू है तो उसको वीसा लेने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ हाँ, ये तो बात है। ये मैं बांग्लादेश की बात बता रहा हूं, और ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, ये स्थिति है। और ये सही मुझे बात है। परिषद के शीर्षस्थ व्यक्ति ने स्वयं बताया है। और जिन बांग्लादेशियों के नेताओं, हिंदुओं नेताओं से मैं मिला हूं, वो लोग ये स्वयं बताते रहे हैं कि ये भारत सरकार की ऐसी पॉलिसी रही है। तो ये बांग्लादेश की नहीं, आप देखिए इनके टेसुए बहने लगते हैं अगर कोई किसी सिख की पगड़ी वहां छू जाती है अमेरिका में, या किसी भारतीय मुस्लिम को कोई फंस जाता है, तो ये अपना हवाई जहाज, कश्मीरी को उठा के लाना बांग्लादेश में से, क्योंकि कोरोना काल में एक, मतलब बहुत कुछ ये ढोंग करते हैं इस तरह का। लेकिन इतने दर्दनाक वो घटना है जो अक्षय जी ने अभी बताया कि उसके पूरे चमड़ी नोच डाली, जला के, मार के, काट के पूरी चमड़ी नोची हुई है, ऐसे पील ऑफ कर दी है, जैसे केले का छिलका पील ऑफ कर लो, पूरी चमड़ी पील ऑफ कर ली है। भारत सरकार ने एक बार भी कुछ कहा, कुछ बोला? बोलने में भी देखिए, पहला जो इंटरेक्शन का होता है वो वार्ता होती है, बोलना होता है, शब्द होता है। जब शब्द होता है, विचार होता है, तब फिर कार्य आगे बढ़ता है। पहले यहां से, फिर हाथों से, फिर पांव से, तब कार्य होता है। तो अभी तो ये न विचारते हैं न बोलते हैं। तो जब यही नहीं है तो नीचा का कार्य क्या होगा? हाथ का और पांव का कुछ नहीं कर सकते ये फिर। और वो इसलिए क्योंकि यहां भी कुछ नहीं है, विचार में ही कुछ नहीं है। तो इनकी नीति यही है, हिंदू के नाम पे सिर्फ वोट लेना है। और बाद में ये राजस्थान में जैसे पूर्व सरकार करती थी वसुंधरा राजे की, और उसको फिर हराया भी इसी कारण से। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये बात कूट कूट के भरी है कि हिंदू से बस वोट लो, बाकी उसके आगे फिर उसको तिलांजलि कर दो, उसको फेंक दो, पटक दो। और हिंदू वोट तो दोहन, हिंदू के पास कोई चारा नहीं, जाएगा कहाँ, देना हम ही को है। इसीलिए इनके पोस्ट में आप किसे वोट दे डालोगे? केजरीवाल को दोगे क्या? इस हाँ, ये तरह की आता है। एकदम वही जो कांग्रेस ही करते थे, एकदम वही परिपाटी, एकदम वही विचार, एकदम वही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। देयर इज नो अल्टरनेटिव। आप इंदिरा को छोड़ के किसी और को वोट नहीं डाल सकते। आप किसे वोट डालोगे? चरण सिंह को दोगे, मोरारजी देसाई को दोगे, सब हार जाते हैं। जगजीवन राम को दोगे, सब हार जाएंगे।
एकदम वही चीज अब ये लोग बोल रहे हैं। हालांकि देखिएगा 2024, 25, 26 में इनकी हालत पतली होने वाली है।